नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री। स्वागत है आप सभी का। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के इतिहास में कैसे मुगल वंश, सिंधिया वंश, गढ़ा का गौड़ वंश, इन सब का कैसे संबंध मध्य प्रदेश से था। देखते हैं। तो मुगल काल जो था, तो 1526 में मुगल वंश की जो स्थापना की थी बाबर ने की थी। तो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात बाबर ने ग्वालियर, चंदेरी और कालपी पर अधिकार कर लिया था। और मुगल संस्थापक जो बाबर था, उसने चंदेरी के राजा मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में 1528 ईस्वी में पराजित किया था। और उसकी जो पुत्रियां थी, उनका विवाह अपने दो पुत्रों कामरान और हुमायूं के साथ कर दिया था। तब कलिंजर का जो दुर्ग था, मुगलों के आधिपत्य में चला गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह को मंदसौर के युद्ध में पराजित कर बाबर ने पश्चिमी मध्य प्रदेश पर शासन स्थापित कर लिया था। और हुमायूं के शासनकाल में बहादुर शाह ने पुनः मालवा पर अधिकार कर लिया था, लेकिन हुमायूं ने उसे पराजित कर मालवा को मुगल शासन के अधीन कर लिया था। और उस समय कलिंजर के चंदेल राजा ने भी हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये मध्य प्रदेश से संबंधित मुगल काल का था। फिर 1561-62 में अकबर ने मालवा के शासक बाज बहादुर पर आदम खान और पीर मोहम्मद खान के नेतृत्व में आक्रमण किया। और सारंगपुर की इस लड़ाई में बाज बहादुर परास्त हुआ और रानी रूपमती ने आत्मदाह कर लिया था, मैंने पहले ही बताया है। और उज्जैन के समीप धर्मट युद्ध में औरंगजेब ने शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह को पराजित कर बादशाह की पदवी धारण की थी। तो आपको यहाँ पे तीन महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है कि चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो बाज बहादुर को अकबर ने हराया था, तो उसमें अकबर का सेनापति कौन था। तो यहाँ पे आसफ खां और आदम खां दो नाम आते हैं, तो आपको आदम खान याद रखना है। और धर्मट कहाँ है, तो उज्जैन के पास स्थित है। ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गढ़ा का गूण वंश जो था, इसमें देखते हैं। तो 15वीं सदी के प्रारंभ में मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में विंध्याचल व सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य गूण पहाड़ राजाओं का समृद्ध राज्य स्थित था, जो गढ़ा, गढ़कटंगा और गढ़मंडला आदि के नाम से प्रसिद्ध था। और रामनगर के संस्कृत शिलालेख में यादव राज से लेकर हृदय शाह तक 54 शासकों का उल्लेख है। यह शिलालेख 1667 ईस्वी में गढ़ा के शासक हृदय साल के शासन काल में उत्कीर्ण किया गया था, तथा गढ़ा राज्य के महानतम शासक संग्राम शाह के सिक्कों में उसे पुलस्य वंशी कहा गया है। तथा आम्हड़ दास उर्फ संग्राम शाह के 1513 ईस्वी के आसपास सती लेख के आधार पर सिंहासन पर वह बैठा, यह भी बताया गया है। तथा 1516 ईस्वी में संग्राम शाह ने पदवी धारण की थी। ठीक है, वहीं रामनगर शिलालेख में रामनगर शिलालेख और गणेश नृप वर्णनम शिलालेख में उल्लेख है कि संग्राम शाह के अधिकार में 52 गढ़ थे। कितने गढ़ थे संग्राम शाह के अधिकार में, तो आपको ध्यान रखना 52 गढ़ थे। और संग्राम शाह के मृत्यु के पश्चात 1543 ईस्वी में उसका जो ज्येष्ठ पुत्र था दलपत शाह, वो सिंहासन पर बैठा। और 1550 ईस्वी में दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी जो विधवा थी रानी दुर्गावती ने राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। और दुर्गावती के आधार कायस्थ और मान ब्राह्मण नामक दो महत्वपूर्ण अधिकारियों की सलाह से अपने नवजात पुत्र वीर नारायण को राज सिंहासन पर बिठाया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, रानी दुर्गावती का संबंध किस वंश से था, तो गौड़ वंश से था। और उनकी शादी किससे हुई थी, तो दलपत शाह से हुई थी। ठीक है, उसी समय मानिकपुर के मुगल सूबेदार आसफ खां ने शाही आज्ञा लेकर गढ़ा राज्य पर आक्रमण कर दिया था। यहाँ पे आसफ खान की जगह आदम खान लिखना है, तो आक्रमण कर दिया था। तब उस समय रानी ने अपने स्वामित्व की रक्षा करने के लिए अपनी कटार घोंपकर आत्महत्या कर ली। और अकबर ने गढ़ा राज्य को अपने शासनकाल में स्थापित या सम्मिलित कर लिया था। परंतु दलपत शाह के भाई चंद शाह ने
बादशाह की अनुमति लेकर निम्नलिखित 10 गढ़ों पर 1576 ईस्वी तक शासन किया। रायसेन, कारूबाग, कुरबाई, भोपाल, भवरासो, गढ़ गुनौर, बारीगढ़, चौकीगढ़, राहतगढ़ और मकराई, ये कुल 10 गढ़ थे। इसके बाद उसका छोटा पुत्र मधुकर शाह सिंहासन पर बैठा और उसके शासनकाल में निर्मित पीतल के चौकोर सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, पीतल के चौकोर सिक्के किसके शासनकाल में प्राप्त हुए हैं? तो मधुकर शाह के। संवत 1664 के सिक्कों में एक ओर देवनागरी लिपि में श्री कृष्ण श्री मधुकर शाह और दूसरी ओर देवनागरी लिपि में ही गढ़ागढ़ संवत 1664 और फारसी लिपि में मधुकर शाह अंकित है। ठीक है, ये याद रखना। 1731 ईस्वी में मधुकर शाह की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था शिवराज शाह शासक बना तथा 1742 ईस्वी में पेशवा ने गढ़ा पर आक्रमण कर मंडला के दुर्ग को जीत लिया और 1749 ईस्वी में शिवराज शाह की मृत्यु के बाद दुर्ग शाह सत्तारूढ़ हुआ, परंतु उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद निजाम शाह गढ़ा का शासक बना। उसने गजेंद्र मोक्ष नामक संस्कृत काव्य संग्रह के रचयिता संस्कृत कवि लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित को संरक्षण प्रदान किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो गजेंद्र मोक्ष क्या है, पहली बात पूछ सकता है। फिर इस काव्य संग्रह की रचना किसने की थी, ये पूछ सकता है। फिर नरहर शाह अंतिम गौड़ शासक था। 1781 ईस्वी में संपूर्ण गढ़मंडला में मराठा शासकों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। ठीक है, तो ये हमने आपको देखा गौड़ वंश के बारे में, और रानी दुर्गावती को किसने पराजित किया था, ये हमने अभी देखा। अब हम देखते हैं तोमर वंश के बारे में। ठीक है, तोमर वंश ग्वालियर के तोमर राजाओं का मूल स्थान तबरगढ़ था। ग्वालियर या गोपांचल के उत्तर में स्थित मुरैना के आसपास के क्षेत्र को तबरगढ़ या तोमर गृह कहा जाता था। ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में वीर सिंह देव ने की थी। उसने वीर सिंह व लोक नामक ग्रंथों की रचना की थी। याद रखना है, तोमर वंश की स्थापना किसने की थी। उसके बाद उसे सुल्तान अलाउद्दीन सिकंदर शाह ने गोपांचलगढ़ या ग्वालियर का प्रशासक नियुक्त किया गया था तथा 1400 ईस्वी में वीर सिंह देव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र उद्धरण देव ग्वालियर का राजा बना और 1402 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद तुगलक के प्रधानमंत्री मल्लू इकबाल खां ने आक्रमण किया, जिसका सामना वीर सिंह के पुत्र वीरदेव ने किया था। और मितावली के गोल मंदिर के पास प्राप्त शिलालेख में वीर सिंह देव या वीरदेव को उसकी वीरता के कारण तेजोरतम कहा गया है। ठीक है, ये पूछ सकता है तेजोरतम किसे कहा गया। फिर इसके पश्चात ग्वालियर के अगले शासक गणपति देव बने। गणपति देव के शासनकाल में मालवा के शासक होशंग शाह ने ग्वालियर में विजय प्राप्त करने का असफल प्रयास किया था। ठीक है, फिर गणपति देव के बाद उसका पुत्र डूंगर सिंह ग्वालियर का शासक बना। डूंगर सिंह के बाद उसका पुत्र कीर्ति सिंह या कीर्तिपाल ग्वालियर का शासक बना। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके शासनकाल के दौरान बहलोल लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुलाम वंश जो था दिल्ली सल्तनत से संबंधित था। उसके बाद भी और कई वंश हुए, जिसमें से लास्ट में लोदी वंश था। तो लोदी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोदी, उसने जब ग्वालियर पर आक्रमण किया उस समय यहाँ का शासक कौन था, तो कीर्तिपाल था। ठीक है, इसमें गढ़ कुंठार के मलखान सिंह ने उसे सहायता प्रदान की थी। इसके पश्चात कल्याणमल ने ग्वालियर पर शासन किया और कल्याणमल को भूप मुनि कहा गया। उसने सुमेलचित नामक ग्रंथ की रचना की थी। कल्याणमल का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मान सिंह तोमर था, बहुत ही फेमस था, जो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने 1486 से 1516 तक ग्वालियर पर शासन किया, जिसका उल्लेख रोहितासगढ़ शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, रोहितासगढ़ शिलालेख में किसका उल्लेख मिलता है या फिर मान सिंह तोमर का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। 1500 ईस्वी में मान सिंह ने अपने प्रतिनिधि निहाल सिंह को सिकंदर लोदी के दरबार में भेजा था और 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर आक्रमण करके यहाँ का किला जीत लिया था। ठीक है, इस युद्ध में मान सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ और मान सिंह ने ग्वालियर के किले में मान मंदिर तथा गुजरी महल का निर्माण कराया था।
ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था या मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कुतूहल की रचना मानसिंह ने की थी, ये भी पूछा जा चुका है। और मानसिंह द्वारा सिंचाई हेतु अनेक झीलों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखना। प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने अपने उपन्यास मृगनयनी में मानसिंह और उनकी गुजरी रानी मृगनयनी का चित्रण किया है। मानसिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा और विक्रमादित्य तोमर वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। इस प्रकार 125 वर्षों में ग्वालियर राज्य के तोमर वंश का अंत हो गया था। तो यहाँ पर हमने मानसिंह के बारे में देखा, फिर गुजरी महल देखा, मान मंदिर देखा, और मृगनयनी किसके का उपन्यास है ये हमने देखा, और मृगनयनी में किसका वर्णन है ये भी हमने देखा। ठीक है, फिर तोमर वंश का संस्थापक कौन था, सारी चीजें हमने देखी। ठीक है, अभी देखते हैं बुंदेला वंश के बारे में। तो बुंदेला शासक सोहनपान ने खंगारों को पराजित कर बुंदेला राज्य की स्थापना की थी। अबीर बुंदेला ने 13वीं सदी में मऊ माहोनी में अपने नवीन राजधानी बसाकर बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद अर्जुन पाल ने मऊ माहोनी के आसपास के क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया था। और 1231 ईस्वी में अर्जुन पाल के निधन के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र जो था वीरपाल बुंदेलखंड की तत्कालीन राजधानी मऊ माहोनी का शासक बना। इस वंश के अन्य उत्तराधिकारी सहजेंद्र, नानक देव, पृथ्वीराज, रामचंद्र, मेदिनीमल, अर्जुन देव तथा मलखान सिंह बुंदेला हुए, जो गढ़ कुड़ार किले से अपना शासन करते थे। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, 1501 ईस्वी में रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा राजवंश की नींव रखी थी। इस वंश में चंपत राय व छत्रसाल प्रतापी राजा हुए, और छत्रसाल को महाबली तथा बुंदेला केसरी के नाम से जाना जाता था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपने बाजीराव मस्तानी देखी होगी, तो मस्तानी का संबंध भी इसी वंश से था। इन्होंने पन्ना राजवंश की स्थापना की थी। और मलखान सिंह के मृत्यु के पश्चात 1531 ईस्वी में रुद्र प्रताप बुंदेला गद्दी पर बैठा। उसने ओरछा में अपनी राजधानी बनाया। क्वेश्चन पूछ सकता है ओरछा में अपनी राजधानी किसने बनाया, तो रुद्र प्रताप ने बनाया था। तथा उसके उत्तराधिकारी भारती चंद्र ने ओरछा का दुर्ग, परकोटा, राजा राम मंदिर, शहर दीनपनाह आदि का निर्माण करवाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये ओरछा का दुर्ग, राम राजा मंदिर या राजा राम मंदिर, शहर दीनपनाह का निर्माण किसने करवाया था, तो भारती चंद्र ने करवाया था, जो कि बुंदेला सरदार थे। और 1554 ईस्वी में मधुकर शाह बुंदेला ओरछा का शासक बना। उसके शासनकाल के दौरान अकबर ने सादिक खान के नेतृत्व में ओरछा पर आक्रमण करवाया, और मधुकर शाह ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस युद्ध में मधुकर शाह के पुत्र होरल देव की मृत्यु हो गई थी। तथा 1552 ईस्वी में मधुकर शाह की मृत्यु के बाद राम शाह बुंदेला ओरछा का शासक था। वीर सिंह देव को दतिया के उत्तर पश्चिम में स्थित बड़ौनी की जागीर प्रदान की गई। ठीक है, अब यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है। वीर सिंह देव बुंदेला ने 1602 ईस्वी में सलीम जहांगीर के कहने पर सराय बरार में अकबर के विशिष्ट मंत्री अबुल फजल की हत्या या उसका वध कर दिया था। बहुत बार पूछा गया है कि अबुल फजल की हत्या किसने की है, तो वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। और 1627 ईस्वी में वीर सिंह देव बुंदेला का ज्येष्ठ पुत्र जुझार सिंह ओरछा का शासक बना। उसकी हत्या के पश्चात देवी सिंह बुंदेला ओरछा की गद्दी पर बैठा, किंतु शाहजहां ने 1641 में पहाड़ सिंह को ओरछा का शासक नियुक्त किया था। और पहाड़ सिंह के पश्चात सुजान सिंह बुंदेला, इंद्रमणि बुंदेला और यशवंत सिंह, भगत सिंह, उद्योत सिंह आदि ओरछा के शासक हुए। इस वंश में विक्रमादित्य सिंह बुंदेला एक पराक्रमी शासक हुए, जिन्होंने बलदेवगढ़ के किले का निर्माण कराया, किंतु मराठों की शक्ति से भयभीत होकर 1783 ईस्वी में उन्होंने अपनी राजधानी ओरछा से टेहर या टीकमगढ़ स्थानांतरित कर ली थी। तो ये हमने आज देखा बुंदेला वंश के बारे में, और वहाँ वीर सिंह बुंदेला के बारे में देखा हमने। यहाँ पे हमने देखा भारती चंद्र के बारे में, ओरछा का दुर्ग, परकोटा, राम राजा मंदिर, शहर दीनपनाह आदि के बारे में हमने बात की।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि बघेलखंड राज्य के बारे में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए इसको, ख्याल रखिए अपना। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।